बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग तूल पकड़ रही है, किसका पलड़ा भारी है, बात हो रही है। और अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं बराह रास्त तो खबरें आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एक तो हमसाया मुल्क में इतनी बड़ी जंग लगी हुई है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिलकर रह गई है। पेट्रोल और गैस की कीमतें ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता गैस और पेट्रोल का बहरान पैदा हो सकता है। फिर सरहद पर अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ कशीदगी बरकरार है, वहां पर भी अभी तक हालात मामूल पर नहीं आ सके। इस सब पर हम बात करेंगे। सीनियर साफ़ी हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ईसा नकवी हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन साफ़ी, और मसूद रजा साहब भी हमारे साथ हैं, साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हैं। हमारे साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, दोनों हवालों से आप क्या देख रहे हैं? पहले तो ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग के बारे में क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब लगता है कि अमेरिका आ चुका है इस जंग में, फंस सा गया है, अब समझ नहीं आ रही कि बाहर कैसे निकले। पहले तो इस पर बताइएगा, फिर हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, इस जंग में एक्सपेक्टेड भी हो रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड भी हो रही है। एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि ईरान तो आइसोलेशन में था गुज़श्ता एक तवील अरसे से, और उसकी इकोनॉमी भी इतनी मजबूत नहीं थी, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में भी इतने मालूमात नहीं थे। ये ईरान के अगर सुप्रीम लीडर उड़ा दिए गए या ईरान पर बड़ी बमबारी हुई है, कारपेट बम्बिंग हुई है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। इसी तरह अमेरिका ने हर जगह किया। अभी चंद दिन पहले उन्होंने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को भी अगवा किया। ये तो अमेरिका का एक किरदार है और हमेशा ऐसा करते रहे कमजोर ममालिक के साथ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि तल अबीब जो जो खाक और खून में लिपटा हुआ है, जो जो खाक स्तर कर दिया गया है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या ये मुतवक्की था? ये जो दुबई से लेकर कतर तक और बहरीन से लेकर कुवैत तक जो अमरीकी मफादात पर जरब लगाई जा रही है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं था। तो इस जंग से जो 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 मजमूई मंजरनामा था, जो सारा सिनेरियो था, वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ पस मंजर में कुछ और भी मामलात है। पस मंजर में ये मामलात है कि ईरान के बॉर्डर पर, तफ्तान हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, तो पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है, वाहिद एटमी कुव्वत है, ताकतवर फौज उसके साथ है। अभी चंद महीने पहले 1.25 अरब की इंडिया और उसके 15-20 लाख फौज और उसके राफेल और उसके S-400 का क्या हासिल करके रख दिया था। इसी मगरिब ने, इसी अमेरिका ने खराज पेश किया था पाकिस्तान को। तो एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क भी किनारे पर बैठा हुआ है, पीछे रूस और चीन जैसी आलमी कुव्वतें बैठी हुई है। अगर अमेरिका यहां पर आए तो क्या चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे ताकतवर ममालिक के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा? एक और बात तारीखी तौर पर, ये अमेरिका वियतनाम में गया था ना, फिर क्या हशर हुआ था वियतनाम में अमेरिकियों का? और इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है, उन्होंने इराक, लीबिया और दूसरे ममालिक में बहुत से इस तरह की कामयाबियां हासिल की है, लेकिन फिर उन कामयाबियों के अल्टीमेट नताइज क्या निकले? वहां के अवाम अब शदीद मुखालिफ है अमेरिका के। तो एक हमाकत भरी जंग है, एक दीवानगी है, एक पागलपन है अमरीकियों की या इसराइलियों की। लेकिन उस पागलपन और उस दीवानगी के नताइज जो मिल रहे हैं, वो ईरान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए या बाकी गैर जानिबदार ममालिक के लिए तो हैरत अंगेज नहीं है, लेकिन अमेरिका और उसके बगल बच्चे इसराइल के लिए यकीनन हैरत अंगेज है। जो मंजरनामा बन रहा है, उस मंजरनामे में से कुछ ऐसी फजा तख्लीक हो रही है जो आने वाले हालात पर बुरी तरह असरअंदाज होंगे, खुसूसन अमेरिका और इसराइल के हवाले से। ठीक है। अच्छा सर, मुख्तसरन अब सर, अफगान तालिबान के हवाले से अभी आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमने काफी ज्यादा अहदाफ हासिल कर लिए हैं, उस पर आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, इसमें ये बात तो राना साहब की ठीक है। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कितनी बार कहा कि भाई खुदा के लिए, ये जो आपके यहां मेरे बॉर्डर पर ऊपर कुनड़ से लेकर नूरिस्तान तक, निंगरहार, खोस्त, पक्तिका आगे जाते जाते हेलमंद, कंदहार, गजनी तक, जो मेरे सारे बॉर्डर पर आपके टेररिस्ट बैठे हुए हैं, आपके न सही, अगर आपके नहीं है तो इनको हटा दे।
इंडियन प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं। अभी उसामा, मैंने कल मीडिया में बात की थी कि जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं वो ड्रोन इसराइली साख्ता ड्रोन है। यानी बगराम एयरबेस पर जो असलहा रह गया था $7.5 अरब का, वो यकीनन एक बहुत बड़ा असलहा था। उसमें सब कुछ था, उसमें हेलीकॉप्टरों तक, टैंकों तक सब कुछ था, लेकिन उसमें ड्रोन नहीं थे। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल हुए, फिर ये कहां से आए? अगर ये बगराम में भी नहीं थे तो फिर ये कहां से आए? उस हवाले से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं पाकिस्तान को, और वो शवाहिद तालिबान रिजीम के सामने भी रखे और दूसरे आलमी फोरम पर भी रख दिए हैं कि ये देखे ये इनका किरदार है। दूसरी बात यह कि टीटीपी, हाफिज गुल बहादुर, एहरार, तंजीमुल मुजाहिदीन, लश्कर इस्लामी, तमाम बड़ी तंजीमें जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती रही, वो तंजीमें तालिबान हुकूमत उन्हें हटाने पर रजामंद नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास कौन सा रास्ता बचा था? पाकिस्तान ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को कई मरतबा भेजा, एंगेज करने की कोशिश की। मोहम्मद सादिक खान साहब मुसलसल राब्ते में रहे। यूएन रिपोर्ट्स आए, अभी चंद दिन पहले रशियन रिपोर्ट आई कि 20,000 से लेकर 23,000 तक दहशतगर्द बैठे हुए, जिसमें 6,000 से 7,000 तक सिर्फ टीटीपी के दहशतगर्द है। और वो क्या करते रहे? उनका क्या टारगेट था? उनका टारगेट मेरा बन्नू था, मेरा वजीरिस्तान था, मेरा डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बाजोड़ थे। इसके अलावा वो और क्या कर रहे थे? अब पाकिस्तान के पास कौन सा रास्ता बचा था? अब जो मौजूदा मंजरनामा है, जो रिसेंट सिनेरियो है, उसमें पाकिस्तान ने मलियामीट करके रख दिया है। मैं आपको डेटा भी शेयर कर सकता हूं कि निंगरहार में मोमनदरा एक जगह है, यहां पर उनके बड़े टेररिस्ट कैंप थे और करीबी जलालाबाद में एमुनेशन डिपो था, वहां से असला सप्लाई होता। ये सेंट्रल पुख्तनख्वा में अटैक करते, यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट में करते, पेशावर में करते, मोमंद और बाजौड़ में करते। नीचे खोस्त में एक जगह है, जंबार नाम है, वहां पर उनके टेररिस्ट कैंप थे। और करीबी कोई जगह है जाजी मैदान, वहां पर एक असलहे का डिपो था। वहां से निकलते तो जुनूब में अटैक करते, बन्नू, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांग, लगी मरवत, करक तक। तो ये तो उनका किरदार था। अब पाकिस्तान ने वो तकरीबन मलियामीट करके रख दिए, बल्कि काबुल के करीब पुलिचरखी और कंदहार के करीब चावली कोट एक जगह है, उसको भी उड़ा कर रख दिया है। तो राना साहब ने जो बात की है, तो जो लोग अफगान डायनेमिक्स को और इन मामलात को समझते हैं, तो वो यकीनन यही कहेंगे कि उनकी बात तो ठीक है कि पाकिस्तान ने उनको मुकम्मल तौर पर उखाड़ कर रख दिया है। ठीक है, ये इस वक्त लेटेस्ट है, काफी कुछ पाकिस्तान अचीव कर चुका है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। मसूद रजा हमारे साथ हैं, ईसा नकवी साहब हमारे साथ हैं। ईसा, ये बताइएगा कि अभी हम जो ईरान की सूरत हाल देख रहे हैं, अभी तो खबरें चल रही हैं कि ईरान कह रहा है कि हमें जंगबंदी नहीं चाहिए, हम जंगबंदी नहीं चाहते, मुज़ाकरात की तरफ भी आना चाहते। ये एक अजीब बात है, जबकि ज्यादा बमबारी तो भी ईरान पर हो रही है। और दूसरी तरफ अभी ये भी खबर आई है कि 80 ईरान के जो बहरिया के फौजी थे वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि उनकी बहरिया के जंगी जहाज पर हमला किया अमेरिकी आबदोज ने। यानी नुकसान उनका हो रहा है, शहादतें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह शायद अमेरिका का ख्याल था कि आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद लोग बाहर निकल आएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि अज़्म ज्यादा हो रहा है। और इस तरह से लग रहा है कि जहां पर जिन अड्डों को निशाना लगाया जा रहा है, वो ममालिक, खलीजी ममालिक और अमेरिका और इसराइल इस वक्त ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी, सामने नजर आती है वो ये है कि ईरान इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है जी। और जब भी कोई पावर अपनी बका की जंग, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती है, तो उसमें उसके पास ऑप्शन रिट्रीट का, पसपाई का ऑप्शन नहीं होता। पसपाई का मतलब मौत है, पसपाई का मतलब खात्मा है, पसपाई का मतलब आपका। उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर। जी जी जी। तो ये इस जंग को आप देखें कि ये मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशंस में से आप इसको एक मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं, विद नो एंड इन साइट। कि अमेरिका की एंड गेम क्या है? जो दिसंबर के आखिर में मुजाहिरे ईरान में शुरू हुए, जिसके लिए तो दिहाइयां मेहनत की गई, जिस तरीके से ईरान की मुआशी नाकाबंदी की गई ताकि वहां के अवाम महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से तंग आकर निजाम से, रिजीम से मुतनफ़िर, और वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल करते हैं। जी, अमेरिका को लगा कि ये वो मौका है कि अगर हम
एक लीडरशिप वैक्यूम और क्राइसिस क्रिएट करें तो एक लोकल अपराइजिंग होगी ईरान की रिजीम के खिलाफ और वहां पर तख्ता उलट जाएगा, निजाम पलट जाएगा और हमारी मर्जी की एक हुकूमत हम इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हुआ उसके बिल्कुल बरक्स है, यानी उन्होंने एक लीडरशिप और क्राइसिस करार क्रिएट कर दिया। 40-45 नंबर जो है वो डिस्प्यूटेड है, 30 होंगे, 35 होंगे, 40 होंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को उन्होंने शहीद कर दिया। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था जो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके बरक्स होता है कि रजीम के फेवर में, इनकलाब इस्लामी के फेवर में सेंटिमेंट बढ़ जाता है और वो जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो इस वक्त बिल्कुल गायब नजर आते हैं। रजा पहलवी ने जिनको अगर लीड करना था अपने तौर पर, वो तैयारी करके बैठा हुआ था कि मैं आऊंगा और मेरा उस तरीके से इस्तकबाल होगा जैसे एक दौर में जो है वो खुमैनी साहब का हुआ था, वैसा कुछ नहीं हुआ। कॉन्टिनेंटल पावर है ईरान, ईरान के साथ सरहद नहीं मिलती, ना इसराइल की मिलती है ना अमेरिका की मिलती है। अब विदाउट देयर फुट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, एक लैंड इन्वेजन के बगैर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुमकिन नजर नहीं आता। तो अगर तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने वहां पे रजीम का खात्मा करना है और एक एंटी रेवोल्यूशन आपने बर्पा करना है, तो वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा पॉइंट है, अगर आपकी इजाजत दें, ये जो आप कह रहे हैं रजीम चेंज होता तो नजर नहीं आता, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो कह रहे हैं जी कुर्दिश कुछ हैं, हम उनको सलाह देंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। मैंने इस पर आपसे बात करनी है क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इंटरनेशनल इशू से भी वाकिफ हैं, ईरान की सारी सूरत पर। मैं चाह रहा हूं मसूद को भी बीच में शामिल। मसूद रजा साहब, 1000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं ईरान में, ये कितनी कौम की एक रेजिलियंस नजर आ रही है, ये जो इनकी मज़ाहमत नजर आ रही है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया है। क्या उनकी स्ट्रेटजी आपको ये बेहतर लगती है कि उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया? वो पहले से तैयार थे कि हमने इस तरह, सबसे बड़ी अमेरिकन बेस कतर में है, उसका सबसे आमदनी रडार $1.1 अरब का था, उसको उड़ाकर रख दिया। अभी समझ नहीं आ रही इनके ये ड्रोन्स, इनके ये मिसाइल किस तरह इसराइल तक पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। और इतनी शहादतों के बाद भी, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ईरान के ऊपर जो दबाव था वो बहुत बड़ा दबाव था, और जब आप दबाव में होते तो फिर उस दबाव से निपटने की आप इंतजाम करते हैं। मुसलसल ईरान को धमकियां दी जा रही थी कि ईरान को हम पर हमला किया जाएगा। अभी से नहीं, आप गुज़िश्ता सुदूर को भी देखते हैं, वो ईरान को आलमी अमन के लिए खतरा करार देते हैं। वेस्ट में यही तासुर है कि ईरान आलमी अमन के लिए खतरा है। तो ईरान की ऊपर पाबंदियां, गुज़िश्ता कुछ 40-45 साल से पाबंदियां, मुख्तलिफ किस्म की सख्त तरीन पाबंदियां, उसके बावजूद ईरान को यह समझना कि यह खतरा है और किसी वक्त भी इस पर हमला किया जाएगा क्योंकि उसे कमजोर किया जा रहा था। तो ईरान ने तैयारी की हुई थी। और सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक जो पॉलिसी बनाई हुई थी, उस पॉलिसी को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर वो रहे या ना रहे, वो पॉलिसी ही काफी होगी इस किसी भी किस्म की जंग से निपटने के लिए। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जो अब फौजी सेंट्रल कमांड थी उसको डिवाइड कर दिया। अगर 32 सूबे हैं या 23 सूबे, तो अब 23 सूबों में जो फौजी कमांडर्स हैं वो अपने अपने तौर पर अहदाफ हासिल करने के लिए, खुद फैसला करने के लिए बाइख्तियार। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक शख्स को आप एसिसिनेट कर दें, एलिमिनेट कर दें और ये जो लड़ाई है ये रुक जाएगी। दूसरी बात यह कि अब मिनिमम डिफरेंस की पॉलिसी जैसे हमारी एक थी इंडिया के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ, वैसे ही उनकी भी एक पॉलिसी है। उन्होंने देखा कि उनके पास फिजाइया नहीं है, वो जदीद जहाज नहीं हासिल कर सकते, जहां से उनको खतरा है वहां पर वो अपने टैंक्स लेकर नहीं जा सकते, वो सोल्जर नहीं भेज सकते। तो उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उन्होंने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, उनके जो शाहिद ड्रोन है वो यूक्रेन में रूस उनसे खरीदता है और इस्तेमाल करता है, दीगर ममालिक उसको खरीदते हैं, और वो इंतहाई सस्ते उन्होंने बनाए। फिर उन्होंने जो फतेह 1, फतेह 2 और खैबर शिकन जो मिसाइल बनाए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए, वो तोड़ हैं उस तमाम जो प्रोटेक्शन है जैसे आयरन डॉम है या एंटी मिसाइल सिस्टम है, उन सब का तोड़ है। वो उनको पकड़ नहीं सकता। फिर स्ट्रेटेजी उनकी ऐसी है कि वो पहले वो मिसाइल फेंकते हैं कि जो बहुत सस्ते भी हैं और उनको पता है कि ये जरूरी नहीं है कि हदफ पे पहुंचेंगे, लेकिन इसके जवाब में इसराइल हो, अमेरिका हो, यूरोपियन जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उससे जो मिसाइल निकलते हैं वो बहुत महंगे हैं। एक दिन का खर्चा जो है 1 अरब 2 अरब रुपए का खर्चा है इन मिसाइल्स को रोकने के लिए। तो इन्होंने एक तरफ से उनको थकाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, तीसरी तरफ बाब अल मंदब पर उन्होंने जो है पहरे बिठा दिए। अब
दुनिया का 30 या 40% जो ऑयल या ट्रेड होता है वो रुक गया है। अब इससे पूरी दुनिया में प्राइस हाइक होगी, कराची से लेकर कैलिफोर्निया तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही लीथल है, बहुत खतरनाक है। और ईरान के साथ जो हुआ, आपने कहा ना पीछे क्यों नहीं हट रहे, देखिए ये कज्जाफी को इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने सद्दाम को नहीं मारा, इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा है, जो शिया मकतबा फिक्र में ये समझा जाता है कि वो नाइब इमाम है, एक बड़ा तबका समझता है। तो आपने खलीफा वक्त को कत्ल कर दिया है। तो इससे एक मजहबी जो जज्बा है वो जुड़ा हुआ है। और ये इंतकाम जब तक नहीं लिया जाएगा वो मर मिटने को तैयार है। और ये जो जंग है ये ईरान की एग्जिस्टेंस की जंग है। अगर ईरान ये जंग हार गया तो ये रेवोल्यूशन खत्म, ईरान खत्म, और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका गलबा है जमीन के ऊपर। ये कभी नहीं हो पाएगा चाहे ये अपनी जानों से गुजर जाए। इससे जो आप बात कर रहे थे बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका ऐसी गलती करेगा? और दूसरा वो कह रहे हैं जी कुर्दिश कुछ हैं, हम कुछ जंगजुओं को असलहा देंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रजीम चेंज उसके बगैर होता हुआ आपने जिसने कहा वाकई नजर नहीं आता। दूसरी बात आप जो करना चाह रहे थे वो भी कीजिएगा। जी साहब। कि आप रीड्रॉ कर रहे हैं बॉर्डर्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, सही। और टू रीड्रॉ द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट आपको प्लेयर्स की एंट्री चाहिए। इसका मतलब यह है कि जंग का फैलाव फिर तुर्की तक जाएगा, सीरिया तक जाएगा, लामहला पूरे में और अरब वर्ल्ड में ये बढ़ेगा। और ये वो मोमेंट है कि जहां पर जो ग्रेटर इजराइल के अजाइम हैं, डिजाइन हैं, जिसके अभी हालिया जो गुफ्तगू अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल उन्होंने की, उसमें उसकी झलक नजर आती है, जिसके बारे में बुक्स, किताबें, मफरूजे, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, किताबें मौजूद हैं। तो ये तो सबको मालूम है कि अगर उस तरफ मामला जाता है तो फिर गेम ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा, जो कुर्द वहां पर पॉपुलेशन है वो यकीनन एक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुछ हमले उस जानिब भी हो चुके हैं। वहां पर भी एक क्लियर मैसेज गया है कि इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप एक अपोजिशन है, आपको ये करने दिया जाएगा, फिर आपके खिलाफ एक बड़ा ही ब्लोइंग किस्म का जो है वो क्रश आपको। और दूसरा देखें, जो मसूद ने बात की है ना, मसूद रजा ने बड़ा दिलचस्प पॉइंट छेड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको मजीद एक्सप्लेनेशन दरकार है। सैयद अली खामनेई, आप उनकी अगर एज देखें कि जिस एज में वो इस दुनिया से गए हैं, अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वैसे तो जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, लेकिन 86 साल 87 साल के बाद आप मजीद कितना जिंदा रह सकते थे? 5 साल 10 साल। लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कर गए हैं कि जिसने इस वक्त दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को वरते हैरत में मुब्तला किया हुआ है। ये जो इस वक्त डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन सामने आया है, ये लास्ट ईयर जून की 12 रोजा जंग तक एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा। यानी ये जो थॉट प्रोसेस है ये जून 2025 के बाद का है कि एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाए, एक ऐसी सूरत जिसमें हमारा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाए, एक ऐसी सूरत के जिसमें पासदारा ने इनकलाब की लीडरशिप को जो है वो डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर हमारी एक आर्मी 20-25 आर्मीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वो एक ऐसा काम है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जितने लोकल कमांडर्स हैं डिसेंट्रलाइज होकर, जिसमें मरकजियत खत्म हो गई, जिसमें जो चेन ऑफ कमांड है वो मौजूद नहीं है, मैसेजिंग डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम लीडर से नहीं आ रही, कंट्रोल जो है वो किसी एक बंदे के पास नहीं बल्कि लोकल बटे हुए 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में 10-12 लाख की आर्मी प्लस रिजर्व वो मौजूद है। सबके पास अपना अपना म्यूनिशन मौजूद है, सबके पास अपनी अपनी असलहे की सप्लाई चेन मौजूद है, और उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के स्टैंडिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं। अब क्या ये एक ब्लफ है जो कॉल किया गया है अली लारीजानी और सैयद अब्बास इराक्ची की तरफ से कि हम कई सालों तक इस जंग को जारी रख सकते हैं क्योंकि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन के ऊपर जा चुके हैं, या फिर ये एक्चुअली हमें होता हुआ दिखाई देगा? दैट इज टू बी सीन। अगले चंद हफ्तों में जिस वक्त हम ये देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि ये जो जंग शुरू हुई है, इराक वॉर, इराक की जो इन्वेजन है, उससे 2 गुना हमले। अच्छा।
अमेरिका और इसराइल ने पहले 24 घंटों में किए हैं। जो इराक की इन्वेजन थी वो पूरी दुनिया को मिलाकर उनका कॉन्सेंट लेकर अपने इत्तेहादियों को, यहाँ पर तो अमेरिका की साख को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका जिसके अबरू के इशारे के ऊपर यूरोप अपनी पॉलिसी बनाता था, टस से मस नहीं करते थे बड़े बड़े कैपिटल्स। आप देखें जो पेड्रो सांचेज ने अब से कुछ देर पहले स्पीच की है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस से जो स्टेटमेंट आ रहा है कि जो इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं कि अमेरिका का ये एक्शन इंटरनेशनल लॉ के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता। उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो मेरे मुल्क के मफाद में, और मेरे मुल्क के मफाद में ये नहीं है कि मैं अमेरिका को अपने अड्डे दूं। ये वो चीजें हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि ये जो जंग है इसका आउटकम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देगा। ये प्रोसेस ट्रिगर हो चुका है। अमेरिका के इत्तेहादी इस खित्ते में जिनकी बेसिस इस्तेमाल में थी, बेसिकली ईरान ने इस वक्त तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी साथ में अटैक किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, जितनी ऑयल रिच कंट्रीज हैं वहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुबई जो है वो मिडिल ईस्ट का एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ले तो 10 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टीज तो पिछले चंद सालों में खरीदी हैं दुबई में। 8,000 से ज्यादा कंपनियां बनी हैं। एक ऐसा सेफ प्लेस जहां की पॉलिसीज ऐसी थी कि जिसने अट्रैक्ट किया हुआ था पूरी दुनिया को कि मेरे पास आए और इन्वेस्ट करें। आज वहां पर आपको ड्रोन गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो अगरचे अमेरिका जो है उसको ईरान के कंपैरिजन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके 20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए उसको $8 मिलियन जो है कि 2 इंटरसेप्टर फायर करने पड़ रहे हैं, और अगर वो थार्ड का इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में, जो तो मैंने पैट्रियट की बात की, उसकी 2 बैटरीज $8 मिलियन, अगर थर्ड से वो उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो इट रिक्वायर्स देम $12 मिलियन टू टेक डाउन वन शहीद ड्रोन जिसकी कीमत $20,000 है। यानी $20,000 आई एम श्योर कि जिस गाड़ी पे आज आप बैठकर अपने दफ्तर आए हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए, उससे भी कम पैसों में वो ड्रोन जो है वो बनता है। और हजारों ड्रोन बनाने की सलाहियत रखता है ईरान, 600 ड्रोन बनाने की सलाहियत रखता है पर वीक। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लॉकहीड मार्टिन जो इसके इंटरसेप्टर बनाती है उसने साल 2025 में कुल मिलाकर 600 इंटरसेप्टर बनाए हैं। यानी अभी व्हाइट हाउस जो है वो इन कंपनीज अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, ओवर टाइम काम करें। अच्छा, क्योंकि हम एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं। देखिए अमेरिका को बड़े आसानी से उनको ये लगता था कि ये बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन होगा जैसा हमने जो है वो लेबनान में किया था, जैसा हमने वेनेजुएला में किया था, जिसके नतीजे में हम बिल्कुल जैसे टोगा बोलते हैं एविएशन के टर्म में, टच एंड गो अराउंड, यानी आपने सिर्फ टच किया और आप निकल गए। यहाँ पर तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जो अटैक्स का सिलसिला जो वेव शुरू हुई है और जिस किस्म की रेजिलियंस ईरान ने शो की है, अगरचे उसने करनी थी उसके हवाले से यकीनन पेंटागन जो है, CIA जो है वो इन चीजों को थिंक थ्रू किए बगैर कोई ऐसा काम नहीं करता। बट अपेरेंटली लगता यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, और वो ऑन पेपर जब चीजें प्रैक्टिकली स्टार्ट हुई है तो वो बिल्कुल डिफरेंटली एट प्ले है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बात होती है जंग के बारे में कि आप एक सोच रखते हैं, कमरों में एक मफरूजा बनाते हैं, ऐसे होगा, लेकिन जब मैदान जंग का लगता है तो फिर डायनामिक्स बदल भी सकते हैं, और हमने वही देखा है। आगे क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ खलीजी ममालिक के पास अब अमेरिकी असलाह खत्म हो रहा है, 4-5 दिन का रह गया है ये ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। उसके बाद अमेरिका उनको फराहम करेगा या इसराइल को फराहम करेगा, क्या बनेगा, ये एंड गेम इसकी क्या होगी, कितना अरसा ये जंग जारी रह सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जंग में डायनेमिक्स बदल जाते हैं। मसूद, आपको क्या लगता है, क्या एक वजह यह भी है कि दहाइयों से ईरान इसी चीज की तैयारी में था, किसी न किसी तरह इतनी सैंक्शंस थी, इतनी पाबंदियां थी, अब ज्यादातर खुराक और अद्वियात का इंतजाम ईरान खुद कर लेता है क्योंकि पाबंदियां इतनी ज्यादा थी, 95% खुराक का, अद्वियात का वो कर लेते हैं। फिर उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह ड्रोन्स डेवलप कर लिए, तो अब वो इसकी तैयारी में थे। जबकि जिन ममालिक में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, गल्फ कंट्रीज है जहां पर, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका वो एक इमेज शैटर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डालना है कि आपने गारंटी किया था हमारी हिफाजत को, और आपकी वजह से हमारे ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं।
नशारी पे चला गया ईरान, और ईरान के पास अब ये ऑप्शन कभी भी नहीं था कि उसकी कोई आके मदद करेगा। तो ईरानी डॉक्ट्राइन जो है वो बड़ा ही जंग का ये जो सारा मामला है बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त हमें मालूम है कि तमाम दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो डिक्लाइन कर रही है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर ये जंग मजीद दूर पर पकड़े। अगर ये एक महीना भी ये जंग चली, मैं ज्यादा बता रहा हूं, एक महीना भी अगर ये जंग चली तो क्या होगा? पाकिस्तान में ऑयल और गैस की जो फराहमी है उसमें खलल आ जाएगा। ऑयल प्राइसेस इतने महंगे हो जाएंगे कि अगर हम वो खरीदना चाहेंगे तो हमारी इकोनॉमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद होगी, हमें राशनिंग करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ बिजली के ब्रेकडाउन होंगे, हमारा मुल्क मुतासर होगा। सिर्फ हमारा मुल्क मुतासर नहीं होगा बल्कि ये ही सूरत हाल कराची से कैलिफोर्निया तक हर जगह आपको महसूस होगी। तो ये जंग जल्द से जल्द अमेरिका और इसराइल को खत्म करनी होगी, और ईरान उन्हें ये जंग खत्म नहीं करने देगा। या तो उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर दुनिया की मजीद कुव्वतें इसमें शामिल होंगी। और कई जगहों पर यह बात की जा रही है कि शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है। अगर ये जंग मजीद चलेगी तो पूरी दुनिया में जो माशी बहरान आएगा उसकी वजह से मजीद ममालिक लामुहाला इस जंग का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ईरान ने जो प्लानिंग की हुई थी कि उसे कैसे बचना है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आने वाला, तो उसने खुद इंहिसारी पर मबनी एक अपनी जंगी हिकमत अमली बनाई। अब आप देखें कि ये 9 करोड़ का मुल्क है, ये कोई गजा की पट्टी नहीं है जिसमें कुछ लाचार लोग हों जिन पर आप बमबारी भी करें, आप ग्राउंड पर भी जाएं, आप हर तरह से उनका मुआसरा करें, उनकी खुराक बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, जराए अबलाग बंद कर दें, और फिर उन्हें मारें और 2 साल तक आप उन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना कर सकें। जब वहां पर आप नहीं कर सकते तो आप ईरान पे भी वहां 2 साल में नहीं कर सकते तो यहां 20 साल में भी आप नहीं कर सकेंगे। लोग मरेंगे, तबाही होगी। ऐसी जंगों में हार और जीत का फैसला नहीं होता, ऐसी जंगों में होता है कि कितनी तबाही हुई, तो तबाही बेइंतहा हो जाएगी। तबाहियों के बाद कौमें फिर खड़ी हो जाती हैं। नजरिया नहीं मरना चाहिए। तो ईरान ने अपने नजरिए को, अपने फलसफे को जिंदा रखने के लिए जो प्लानिंग की है वो की है। अब सारी दुनिया की कुव्वतें भी मिल जाए तो 9 करोड़ के मुल्क में या तो मुल्क के अंदर से रजीम चेंज के लिए लोग बाहर निकल आए, लेकिन इसका रास्ता बंद कर दिया खुद आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी शहादत देकर। वो चाहते तो बंकर में जाके बैठ जाते, वो बंकर में जाके नहीं बैठे। उनके पास पूरी प्लानिंग थी। उन्होंने देखा कि कुछ डिवीजन अगर मुल्क के अंदर मौजूद है और उनकी शहादत से कि डिवीजन खत्म होती है तो वो डिवीजन वहां पे खत्म हो गई। वो आवाजें जो थोड़ी बहुत उठा करती थी इस रजीम के खिलाफ, उनमें से एक आवाज भी कहीं नजर नहीं आ रही। इतना अवाम में गम गुस्सा है। तो ईरान बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में आ गया है। ठीक है, उसका बड़ा नुकसान होगा, उस पर बमबारी होगी, लेकिन कभी पिछले 65 सालों में फलस्तीन इसराइल की आवाम ने नहीं देखा था कि उनके ऊपर इस तरह से बमबारी हो रही होगी। तो उनको वो डर रहे हैं, उनको डरना चाहिए, क्योंकि उनको शहादत का वो मतलब नहीं पता जो ईरान को पता है। सही। तो ये सारी जो प्लानिंग, ये जो डॉक्ट्राइन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये बिल्कुल सही कहा ईसा ने कि ये जंग जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म दे रही है। अच्छा, और जी मसूद प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। और इस वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखेंगे कि चीन का बहुत अहम किरदार होगा, रशिया होगा, एक नया ब्लॉक बनेगा। अमेरिका अगर इसमें मार खाता है तो समझ ले अमेरिका की पूरी दुनिया में जो सुपरमेसी का तस्वुर था वो खत्म होकर रह जाएगा। और जो सुप्रीमेसी का तस्वुर खत्म होकर रह जाएगा, और इसके लिए ज़ाहिर है वो और ज्यादा डेस्परेट होगा। ईसा अभी भी हम देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल की साख को तो बहुत बड़ा धचका लगा है, वो कभी वापस नहीं आ सकती। क्या आप ये अरब कंट्रीज में अपनी सबसे अहम जगहों को महफूज नहीं बना पाए, चाहे वो आपकी एम्बेसीज थी, चाहे वो आपके सबसे बड़े अड्डे थे। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है, मैं सुन रहा था कि इनके साबिक एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा कि हम तो जंग उसी दिन हार गए थे जिस दिन आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत हुई थी। हम समझते रहे कि देखिए हमने सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन ये तो समझ अब आ रही है कि असल में तो हम उनके ट्रैप में आ गए। वो तो शहादत के लिए तैयार बैठे हुए थे, जिस तरह बाकी कई लीडर्स हमने देखा छोड़कर चले गए, जबकि बरतानिया की तरफ से ये खबरें पहले आई थी कुछ महीना पहले कि जी इंतजाम हो गया है, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपने घर से ही नहीं निकले, वो वहीं पर अपने घर में मौजूद है। सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे आसान जगह कि आप ये कह रहे हैं जी कैमरों से पकड़ा, फलां से पकड़ा, भाई सबसे अहम जगह, सबसे आसान जगह ही थी कोई बंदा घर में ही हो, तो वो वहीं थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सैयद अली खामनेई की जो शहादत है, और वो भी अपने घर में तेहरान में, उसने एक नया कैनवस खोला है। यानी वो कैनवस जो शायद ना खोल पाता, इसी वजह से इस किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि ये जंग जो है वो अमेरिका हार गया।
और अमेरिका का जीत बहुत मुश्किल नजर आती है। जिस तरह अभी लाइटली मेंशन किया मसूद भाई ने भी कि चाइना और रशिया, ये इन दोनों के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इफ ईरान गोज डाउन, अगर ईरान जो है वो तरन वाला बन जाता है, ईरान को निगल लेता है अमेरिका और इसराइल मिलकर, तो उस सूरत में रशिया और चाइना जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखें, चाइना इस वक्त एक राइजिंग सुपर पावर है, वो सुपर पावर जिसकी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है और वो अपनी टोटल एनर्जी नीड्स का 30% खुद प्रोड्यूस करता है, 70% इंपोर्ट करता है और उस 70% का 50% यानी टोटल नीड का 35% आबनाए हुर्मुज से आता है। आबनाए हुर्मुज में इस वक्त दो प्लेयर्स मौजूद हैं, एक ईरान है और एक वो है जो ईरान के खिलाफ अड्डे देने वाले हैं। जो ईरान के खिलाफ अड्डे देने वाले हैं वो सारे अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। अगर ईरान में ऐसी हुकूमत आ जाती है जो अमेरिका की गोद में हो, वेनेजुएला पहले हाथ से निकल गया। ये दो मेजर जगह हैं जहां से चाइना अपनी एनर्जी सप्लाईज लेता है, विच मीन्स कि जो मलाका डिलेमा है चाइना का, उसकी भी जरूरत अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नहीं रहेगी। वो कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे चाइना की इंडस्ट्री की ब्रीदिंग को, विच कैन नॉट बी अफोर्डेड, यानी चाइना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चाइना ओपनली कुछ ना भी करे, लेकिन बैक एंड पर रहते हुए मॉस्को यानी क्रेमलिन से और ग्रेट हॉल ऑफ चाइना से जो तेहरान की सपोर्ट है वो खत्म मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में होगी। और कुजा हम तो बात कर रहे हैं वो जो अमेरिका के दुश्मन तस्वुर होते हैं, यहाँ पर तो बात हो रही है कि जो अमेरिका के दोस्त हैं वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े। हमने भी इसको डिस्कस भी किया कि स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, अगर ये मुमालिक अमेरिका के साथ नहीं खड़े इस जंग में, ये अपने अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किस और की बात करेंगे आप। और इस सारे मामले में जो डिफेंस स्ट्रेटजी, जो डॉक्ट्रिन लेकर ईरान चल रहा है, और अगर इसी तरीके से ये मामला चलता रहता है, ऑन द फेस ऑफ इट आपको नजर आता है कि रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों हमले, सैकड़ों टारगेट्स, बमबारी वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके नतीजे में क्या ईरान की तरफ से हमले रुक गए हैं? क्या ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया है या मुज़ाकरात की ऑफर को टर्न डाउन किया है? इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो इसको एक ऐसी जंग में कन्वर्ट कर रहा है विच वुड आउटलास्ट डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप को आउटलास्ट करने वाली एक ऐसी कैंपेन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त जस्टिफिकेशन देने के लिए, आप देखें हफ्ते के रोज ये जंग इसका आगाज हुआ, आज हम बुध की शाम को बात कर रहे हैं, जितने दिन गुजरे हैं उससे ज्यादा मौकिफ गुजर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, पीट हेगसेथ कोई और बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ और कह रहे हैं, जेडी वांस का स्टेटमेंट कुछ और है, अपने कांग्रेसमैन को कुछ और बता रहे हैं, सेनेटर्स को कुछ और ब्रीफिंग दे रहे हैं। जो ब्रीफिंग्स व्हाइट हाउस से आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि ये जंग हमारी कैसे है, ये ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वो अमेरिकन को, विच मीन्स कि द टाइम वुड कम कि जहां पर ये जो लॉसेस हैं अमेरिकन, जो उनके सोल्जर्स के लॉसेस हैं, इन लॉसेस को एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं रहेगा। एंड दैट वुड बी द मोमेंट कि जहां पर इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ेगा कि जहां पर अमेरिका के लिए इस वॉर को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो उतरा, इसको कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक, अब जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें मसूद, तो तीन बातें नजर आती हैं जो आपने ईसा नकवी ने कहा ना कि कंफ्यूजन है, वो समझ नहीं आ रही। पहले इन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर हमने उनका खत्म करना है, मुज़ाकरात न्यूक्लियर के लिए तो बड़े सही जा रहे थे, उस पर बातचीत हो रही थी, आप कहा पहले हमने खत्म कर दिए हैं, कई साल पीछे ले गए हैं, तो फिर वो समझ नहीं है कि दोबारा क्यों जा रहे हैं। दूसरा कहा जी कि मिसाइल प्रोग्राम हमने इनका खत्म करना है। तीसरा रजीम चेंज। अब रजीम चेंज ऐसे हो नहीं पाया और अभी तक मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी खत्म नहीं हुई, मिसाइल अभी भी जा रहे हैं, पता नहीं कब तक जाते रहेंगे। मोबाइल हैं, वो ट्रक्स के जरिए इसको ऑपरेट करते हैं। न्यूक्लियर के पर अभी तक वो कहने को अटैक भी नहीं हमने किया, वो कर भी लेंगे तो दोबारा रिवाइव हो सकता है। तो फिर अमेरिका क्या यहां से अचीव कर सकता है जिसपे उसको लगे कि हाँ अब हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह बात की कि यहां तो सर्वाइवल की गेम है ईरान के लिए। अगर ईरान सिर्फ सर्वाइव कर जाता है, उसका सर्वाइव करने का मतलब यह है कि ना वहां पर कोई रजीम चेंज होता है, ना उनकी रेजिस्टेंस खत्म होती है किसी ना किसी तरह से। फर्ज कीजिए कि वो चाहे हफ्ते बाद ही एक मिसाइल भी चलाने के काबिल हैं या रोजाना की बुनियाद पर चंद ड्रोन्स भी चलाने के काबिल हैं,
तो वो कहीं किसी भी जगह पर अगर जाकर जंग रुकती है तो फिर तो वो ईरान की जीत समझी जाएगी। तो अमेरिका यहां से क्या लेकर निकलेगा, उसको क्या अभी ईरान दे सकता है कि ये देख रहे हैं हम, क्योंकि अमेरिका ने 3 डिमांड्स की थी तो इन्हें पूरी होती नजर आ रही, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना मिसाइल प्रोग्राम खत्म होना, ना रजीम चेंज। हमने देख लिया कि नहीं के बाद भी वहां पर सिस्टम काम कर रहा है और जंग हो रही है, रोजाना वहां से हमले हो रहे और ईरान चल रहा है। और ईरान में ये भी नहीं कि सब बंकरों में बैठे हों, एक मामूल की जिंदगी भी चल रही है इस जंग के दौरान। जबकि मुखालिफ आप देखें इसराइल में, वहां लोग बंकरों में बैठे हुए। इसराइल के सदर को हमने रोते हुए देखा कि हमारे जो शेल्टर्स हैं उनके अंदर तक जाके इनके जो मिसाइल्स हैं उन्होंने लोगों को मारा है। तो आप देखें, प्रिसिशन देखें कि इनके हमले कितने जबरदस्त हैं कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ, वो बंकर में बैठा था, बच गया, इतनी दूर से बैठे हुए। तो इसका मतलब यह है कि या तो इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है मिसाइल की, या फिर इन्हें वो जीपीएस सिस्टम मुयस्सर है जो चीन के पास है या रशिया के पास है, तो इनको या तो मदद मिल रही है। ये सब कुछ बड़ा हैरानकुन है। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना चाहते थे, मिसाइल इनको मार रही, रिजीम चेंज ये कर नहीं पाए। इसके अलावा न्यूक्लियर का जहां मामला है तो न्यूक्लियर के लिए बहुत पहले ये बात सामने आ चुकी है। गालिबन इनके प्रेसिडेंट जो हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा था कि अगर हम चाहें तो 1 महीने में हम बम बना सकते हैं, इतने वसाइल हमारे पास हैं, साजो सामान है हमारे पास। लेकिन एक फतवा मौजूद था यहाँ पर जी। अली खामनाई साहब का फतवा, वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई भी, देखिए मुसलमान जब जंग लड़ता है तो वो उसके लिए हुक्म है कि वो दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाए, वो जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, वो कमजोर लोगों पर हमले ना करे, बच्चों औरतों बुजुर्गों का ख्याल करे, उन्हीं पर कताल करे जो कताल करने के लिए मुसलमानों पर तलवारें उठाए या असला उठाए। तो ऐसी सूरत में उनका फतवा यह था कि ये इस तरह का बम बनाना जो जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर दे वो शरीयत के खिलाफ है। तो वो जब उनका फतवा मौजूद था तो इन्होंने बम बनाना नहीं था। और यही वजह थी कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान ये मान चुका था कि हम आपको गारंटी देने को तैयार है कि हम बम नहीं बनाएंगे, और मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। और जब मुज़ाकरात कामयाब हुए उस वक्त उन्होंने मुज़ाकरात की बेस पर ही बम मार दिया। और अब ये किससे मुज़ाकरात किए जाएंगे? मुज़ाकरात करने के लिए आपने 3 मरतबा धोखा दिया है। 2 मरतबा तो मुज़ाकरात की मेज पर आपने हमला किया है। एक मरतबा जब पिछला अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उस वक्त भी मुज़ाकरात थे और कामयाब हो रहे थे, और इस दफा तो 100% मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, उसके बाद आपने हमला कर दिया। तो ये ना तो रिजीम चेंज की जंग है, ना ये न्यूक्लियर की जंग है, ना ये मिसाइल की जंग है। ये जंग है इस इलाके पर अपने तसल्लुत की, जिसकी वजह से चीन को कंट्रोल करना है, दुनिया में अपनी हेजमनी कायम करनी है, वो अपनी साख जो गिरती हुई साख है अमेरिका की उसको बहाल करना है। तो ये सारे बहाने इसी वजह से उनके सेनेटर्स जो हैं वो शिकवा कर रहे हैं, उनकी अरकान पार्लियामेंट जो है वो शिकवा करते नजर आ रहे हैं। उनके अपने दोस्त जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो बरतानिया हो, इनके साथ खड़े नहीं है, इनके अपने सेनेटर्स इनके साथ खड़े नहीं है। जब अमेरिकी बम बच्चों के स्कूल पर गिरेंगे, बच्चियों के स्कूल पर गिरेंगे और उन्हें मारेंगे, तो फिर अमेरिका में तो आवाज उठेगी और वहां आवाज उठ रही है। तो यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। रिजीम चेंज अगर मुझे होती नजर आ रही है तो वो अमेरिका में शायद रिजीम चेंज हो जाए, ये भी खूब उसके इत्तेहादियों में खत्म हो जाए। जी लास्ट कमेंट उसकी जो इत्तेहादियों की जी मसूद, लास्ट कमेंट इस पर कि एक तो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं पहले तो लगता है कि उनकी बात हो जाएगी कि ये जितनी जल्दी हो सके जंग खत्म करें, बल्कि वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि हमारा बीच में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, खलीजी ममालिक देखिए, सऊदीया की सबसे पहले आप मिसाल ले लीजिए। सऊदीया 2030 की तैयारी कर रहा है, जहां उसे बिल्कुल अपनी तस्वीर चेंज कर देनी है, जहां उसके पास नियॉन सिटी होगा, जहां उसके पास टूरिज्म बेस एक सऊदी अरब जो है वो तश्कील पा रहा था, उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा अगर ये जंग मजीद चलती रहती है। दुबई जैसा महफूज इलाका हम देख रहे हैं कि वहां का क्या हाल हो रहा है। आप ये सब इनके पेट भरे हुए थे, इनको कोई खतरा नहीं था, इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है आउटसोर्स की हुई थी, मगर जिसको आउटसोर्स की हुई थी उसको अपने सबसे करीबी, जिसको वो अपना 52वां सूबा कहता है इसराइल, उसकी सिक्योरिटी के डाले पड़े में, तो इनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? तो ये जंग ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है कि इसमें घुटने टेकने पड़ेंगे अमेरिका और इसराइल को, वरना ये जंग फिर आलमी जंग में तब्दील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब, ईसा नकवी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में मजीद हमें इंतशार नज़र आ रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा इस जंग को रोकने का। और अभी ईरान कह रहा है कि अभी तो हम बदले के मूड में हैं, अभी जंगबंदी नहीं।
तो देखते हैं कि किस तरह से कुछ बीच में मालिक आते हैं, क्योंकि अभी फ्रांस और चीन का नाम आ रहा है कि वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो अल्लाह करे कोई सूरत निकले इस जंग के खत्म होने की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।